लेकिन वो इस हकीकत से बेखबर थे कि सोए हुए शेर को झिंझोड़ कर जगाया जाए तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। पाकिस्तानी सरहदों पर रात के अंधेरे में भारतीय फौजियों का हमला उन सोए हुए शेरों को झिंझोड़ने के मुतरादिफ था। भारतीय जर्नैलों का लाहौर के जिम खाना में शराब पीने का ख्वाब पूरा ना हो सका। रात के अंधेरे में वो चंद मील तक पाकिस्तानी सरहदों में दाखिल तो हो गए थे, लेकिन सुबह का उजाला फैलने से पहले पहले उनकी पेशकदमी रोक दी गई। पाकिस्तानी कौम सीसा फैलाई दीवार बन गई। वो हार महाज पर इस तरह डट गए कि भारतीय सेना के सुरमाओं को अपने जूते और धोतियां तक छोड़कर भागना पड़ गया। जिला सियालकोट में चोंडा नाम के उस कस्बे के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन सन 65 की जंग ने उस कस्बे को वो एजाज बख्शा कि दुनिया की तारीख में उसका नाम सुनहरी हरूफ में रकम हो गया। पहले अल्लाह आलमीन को ये एजाज हासिल था कि उसके रेगदारों में दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग लड़ी गई थी, लेकिन चोंडा ने अल्लाह आलमीन का ये एजाज छीन लिया। उसके सर सब्ज़ो शादाब मैदानों में टैंकों भी जो सबसे बड़ी जंग लड़ी गई, उसकी मिसाल शायद आइंदा सदियों की तारीख भी पेश न कर सके। उस जंग के दौरान पाकिस्तानी फौज के जवानों ने बादी के ऐसे ऐसे मुजाहरे पेश किए कि दुनिया दंग रह गई। दुनिया भर के फौजी माहिरीन ने पाकिस्तानी फौज को दुनिया की बेहतरीन फौज तस्लीम कर लिया। फजल इलाही का ताल्लुक भी चोंडा ही से था। वो चोंडा के नवा में एक छोटे से गाँव का रहने वाला था। उसकी चंद एकड़ जमीन थी जो मैदान जंग बन गई थी। उस महाज पर पाकिस्तानी फौज के जवानों के अलावा देहातियों ने भी जुर्रत और शुजाअत के बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। उस महाज पर टैंकों की लड़ाई उरूज पर थी। हजारों एकड़ अरादी पर खड़ी फसीलें टैंकों ने रौन दी थी। कई बस्तियां तबाह हो गई थी। भारतीय फौज सिविल आबादियों पर भी भरपूर हमले कर रही थी। फजल इलाही के गांव के कई घर तबाह हो चुके थे और बिलाकर एक गोला उसके मकान पर भी आकर लगा। फजल इलाही की बीवी, बेटी और 16 साल की उम्र का बेटा शहीद हो गए। उसका बड़ा बेटा शफात अली जख्मी हो गया। उसकी टांग पर बम का टुकड़ा लगा था। उस रोज बस्ती के 3 और मकानों पर भारी तोपों के बम गिरे थे, जिनसे कई अफराद शहीद और जख्मी हुए थे। पाकिस्तानी फौज के जवानों ने जख्मी और जिंदा बच जाने वालों को बस्ती से निकालकर चोंडा हॉस्पिटल पहुंचवा दिया, जहां जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद सियालकोट के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ एक नया जज्बा देखने में आया। हजारों शहरी जंग में जख्मी होने वाले सिविलियन फौजियों की जानें बचाने के लिए खून की एहतियात दे रहे थे, और खून की एहतियात देने के लिए जो लोग तवील कितारों में खड़े थे, उनमें 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक शामिल थे। अपने वतन के मुआवजों और हम वतनों से मोहब्बत का ये जज्बा उन्हें यहाँ ले आया था। फजल इलाही का बेटा शफात अली अस्पताल में था और वो खुद किसी के घर में ठहरा हुआ था। ये शख्स उसका रिश्तेदार नहीं था। अगर कोई रिश्ता था तो इस सरजमीन की मट्टी का, दीन का। सियालकोट के बाशिंदों ने जंग से मुतासरीन को खुले हाथों लिया था, उन्हें अपने घरों में पनाह दी थी और उनके साथ अपनों जैसा सलूक किया था। उन्हें गैर होने का एहसास नहीं होने दिया था। 17 रोज की उस जंग में पाकिस्तानी कौम सुरखरू होकर निकली थी और पाकिस्तानी अफवाज के जवानों ने अपनी बहादुरी का सिक्का मनवा लिया था, जबकि भारतीय सुरमा अपने जख्म चाट रहे थे। शफात अली अस्पताल ही में था। उसकी वजह से फजल इलाही को भी शहर ही में रहना पड़ा। एक रोज जब वो अपने गांव गया तो गांव के बहुत से लोग वापस आ चुके थे और एक नई वलवला खेज जिंदगी की तैयारियां कर रहे थे। जो मकान भारतीय फौजों की गोलाबारी से खत्म हो चुके थे या उन्हें जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा था, उनकी मुरम्मत हो रही थी और टैंकों से रूंधे हुए खेतों को असर नो तैयार किया जा रहा था। हुकूमत ने मुतासरा काश्तकारों और जमींदारों को माकूल मुआवजा देने का ऐलान किया था। फजल इलाही के एक बेटे के सिवा सब कुछ खत्म हो गया था। उसने अपने हाथों से अपनी बीवी, बेटी और एक बेटे को दफन किया था। उस गांव से उसका दिल उचाट हो गया था। कुछ अर्सा बाद उसने अपनी जमीन बेच दी। चंद रोज सियालकोट में रहा, फिर बेटे को लेकर लाहौर आ गया। यहाँ उसे अपना पुराना दोस्त अब्दुल रहमान मिल गया। अब्दुल रहमान उसी गाँव के एक बड़े जमींदार का बेटा था। उन दोनों का बचपन इकट्ठे ही गुजरा था। अब्दुल रहमान ने मैट्रिक चोंडा ही से किया था। फिर वो तालीम के सिलसिले में लाहौर आ गया, जबकि फजल इलाही अपने बाप के साथ खेती बाड़ी में उसका हाथ बिठाने लगा। अब्दुल रहमान ने अपने बाप के इंतकाल के कुछ अरसा बाद ही अपनी अरादी बेच दी और लाहौर ही का होकर रह गया। उसने शादी भी यहीं की थी। फजल इलाही जब भी किसी काम के सिलसिले में लाहौर आता, उससे जरूर मिलता था। अब्दुल रहमान हमेशा प्यार और खुलूस से मिला था और इस मरतबा तो उसने ज्यादा ही जोश का मुजाहरा किया था। शफात को म्यू हॉस्पिटल ले जाया गया। उसे हॉस्पिटल में दाखिले की जरूरत नहीं थी। जख्म बढ़ रहा था। डॉक्टरों ने एहतियात के मशवरे के साथ इस्तेमाल के लिए चंद दुआएं भी दे दी थी। उनकी रिहायश अब्दुल रहमान ही के मकान पर थी। 3 महीने गुजर गए। शफात भी अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका था।
टांग की नसों में खिंचाव की वजह से चाल में जरा सी लंगड़ाहट आ गई थी। एक रात वो सब लोग खाने की मेल पर बैठे थे। खाने के बाद हस्बे मामूल हालात पर तबसरे हो रहे थे। उस गुफ्तगू के दौरान मौका पाकर फजल इलाही ने अपने मतलब की बात छेड़ दी। भाई अब्दुल रहमान, तुम जिस तरह इस मुश्किल और आड़े वक्त में हमारे काम आए हो, जिस तरह तुम लोगों ने हमें सहारा दिया है, वो एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। लेकिन अब ये भी नहीं हो सकता कि हम जिंदगी भर तुम पर बोझ बने रहें। शफात भी हम माशाल्लाह ठीक हो गया है। मेरे बाजुओं में भी इतनी ताकत उद कर आई है कि हम दोनों बाप बेटे मिलकर जिंदगी की गाड़ी खींच सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब हम लोगों को यहाँ से जाने की इजाजत दे दी जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि तुम लोग हम पर बोझ नहीं हो। अब्दुल रहमान ने कहा, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि हम तुम्हारी खातिर ख्वाह खिदमत नहीं कर सके। नहीं भाई, फजल इलाही ने कहा, खिदमत तो तुम लोगों ने हमारी बहुत की। अल्लाह तुम लोगों को इसकी जज़ा जरूर देगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, जमीन की फरोख्त से मुझे जो रकम मिली थी वो मेरे पास महफूज है और मैं सोच रहा हूँ कि कहीं मौके की दुकान तलाश करके कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दूं। मुनासिब ख्याल है, अब्दुल रहमान ने कहा। तो फिर तलाश कीजिए कोई दुकान। अगर मजीद रकम की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। नहीं भाई, तुम लोगों का ये एहसान पहले ही क्या कम है कि? रहमान ठीक कह रहे हैं भाई साहब। अब्दुल रहमान की बीवी ने फजल इलाही की बात काट दी। रकम कुछ कम पड़ जाए तो आप बिला तकल्लुफ ले लीजिए, जब हालात बेहतर हो जाएं तो लौटा दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाऊं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा, फजल इलाही ने कहा। दूसरे रोज दुकान की तलाश शुरू हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सी दुकानें देखी गई, लेकिन बाटी चौक पर एक दुकान पसंद आ गई। ये दुकान चौक के कॉर्नर पर वाक़े इमारत के एक कॉर्नर पर थी। खासी बड़ी दुकान थी और किराया भी माकूल था। फजल इलाही ने उस इलाके का जायजा लेने के बाद यह फैसला किया कि अगर यहाँ फलों की दुकान खोली जाए तो खूब चलेगी, क्योंकि चौक के आसपास फलों की कोई दुकान ना थी। बाद लोग फुटपाथ पर टोकरों में फल लिए बैठे थे। ऐसी जगहों पर आम लोग तो चीज खरीद सकते थे, लेकिन मुअज़्ज़ज़ीन झिझकते थे। इसलिए फजल इलाही ने अच्छे अंदाज में फलों की दुकान खोलने ही का फैसला किया था। जमीन की फरोख्त से उसे माकूल रकम मिली थी। दुकान लेने के बाद भी खासी रकम बच गई। दुकान के सामने थोड़ी सी जगह घेर कर लकड़ी का ऊंचा थड़ा बना लिया गया था, जिस पर ताजा फलों के टोकरे और पेटियां सजा दी गई, जबकि अंदर के हिस्से में शेल्फ वगैरह बनाकर शीशे के खूबसूरत मर्तबानों में खुश्क मेवे सजा दिए गए। दुकान की डेकोरेशन ऐसी थी कि ग्राहक खुद ब खुद खींचा चला आता था। दुकान खूब चल निकली। चंद रोज तो वो अब्दुल रहमान के घर पर रहे, फिर अंदरूने नुहारी एक मकान किराए पर लेकर वहां मुंतकिल हो गए। यहाँ से उन्हें दुकान करीब पड़ती थी। उनकी दुकान खूब चल निकली थी। उनके गाहकों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिनका शुमार इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन में होता था। फजल इलाही सुबह सवेरे मंडी से माल लेकर आता और दुकान सेट करके शफात के हवाले करके खुद दाता दरबार चला जाता, जो वहां से सिर्फ चंद गज के फासले पर था। उसका ज्यादातर वक्त दाता दरबार ही में गुजरता था। लोहारी गेट के अंदर मोहल्ला हवेलियां के कोचा लाल और नाम दास में जो मकान उन्होंने किराए पर लिया था, वो नान जोले बेचने वाले एक आदमी अमीर अली की मलकियत था। वो बाटी चौक पर दुकान लगाया करता था। फजल इलाही से दोस्ती हो गई थी, इसलिए मकान बहुत कम किराए पर मिल गया था। यूं भी अमीर अली का कोई नहीं था। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था और उसे पैसे की हवस भी नहीं थी। उसका बाप क्या में पाकिस्तान के वक्त हिंदुस्तान से हिजरत करके आया था और यह मकान उसने क्लेम में हासिल किया था। पुरपीच और तंग सी गलियों में उस मकान वाली गली तो और भी तंग थी। 3 आदमी पहलू बपहलू नहीं चल सकते थे। उस मकान के दरवाजे के ऐन सामने गली का मोड़ था। मकान में दाखिले के दरवाजे के साथ ही बैठक का दरवाजा था। मकान के दरवाजे को देखकर यूं लगता था कि मकान अंदर से भी छोटा होगा, लेकिन अंदर से यह मकान बेहद वसीउ आरीज था। दरवाजे की दूसरी तरफ सुर्ख ईंटों का कुशादा आंगन था, जिसमें 20-25 चारपाइयां बिछ सकती थी। सेन के दूसरी तरफ तवील बरामदा था। उस बरामदे में 4 कमरों के दरवाजे थे। बीच में एक रायदारी थी। उस रायदारी में भी कमरे थे। कमरों की तादाद मजबूरी तौर पर 8 थी। बड़े कुशादा कमरे थे। फजल इलाही को तो इतने बड़े मकान की जरूरत न थी, लेकिन कम किराए पर मिल गया था, इसलिए उसने ले लिया। उनके सामने वाले मकान में जहूर नामी एक साहब रहते थे। जहूर भी फजल इलाही का हम उम्र था। वो बरांडरथ रोड पर मशीनरी की एक दुकान पर मैनेजर था। उसकी सारी जिंदगी उसी दुकान पर मुलाजमत करते हुए गुजर गई थी। वो बहुत खुश इखलाक और हंसमुख आदमी था। जहूर का मकान छोटा था। एक बैठक, 2 कमरे, आंगन भी मुख्तसर सा था। उसकी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी ब्याही जा चुकी थी और मिस्री शाह में रिहाइश पजीर थी। बेटा भी शादीशुदा था और वो फजल इलाही के बेटे शफा से उम्र में 3-4 साल बड़ा था और एक बच्चे का बाप था। फजल इलाही शाह की नमाज दाता दरबार में पढ़ने के बाद घर आ जाता, जबकि शफा देर तक दुकान खोले बैठा रहता।
बाल्ले के बाद लोगों ने फजल इलाही के यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। उनमें ज्यादा लोग फजल इलाही के हम उम्र थे जो रात देर तक बैठे बातें करते रहते थे। एक रात ज़हूर और गली के 3 और आदमी बैठे बातें कर रहे थे। चाय का दौर चल रहा था। बातों ही बातों में शेर मोहम्मद ने शफात की शादी का जिक्र छेड़ दिया। अरे भाई, बेटे की शादी कब करोगे? अब तो माशाअल्लाह तुम्हारा कारोबार भी सेट हो गया है। मेरा तो मशवरा है अब शफात की शादी कर ही डालो। बहू घर में आएगी तो तुम्हें भी कुछ आराम मिल जाएगा। एक तरफ बैठकर अल्लाह अल्लाह करते रहना। बात तुमने छेड़ी है तो तुम खुद इसके लिए कोई रिश्ता भी ढूंढ निकालो। शफात को तुम भतीजा कहते हो, तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। फजल इलाही ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है। शेर मोहम्मद ने जवाब दिया, वैसे एक लड़की है मेरी नजरों में, यतीम लड़की है, खूबसूरत और सरीके वाली है। मैं उसके बाप को अच्छी तरह जानता था, वो बहुत शरीफ आदमी था। अब दोनों माँ बेटी अकेली हैं, आगे पीछे कोई भी नहीं उनका। तो फिर ठीक है, तुम ही बात शुरू करो, फजल इलाही ने कहा। इस तरह शफात अली के रिश्ते के लिए सिलसिला शुरू हो गया। वो लोग काचूपुरा में रहते थे। फजल इलाही शेर मोहम्मद के साथ जाकर लड़की भी देख आया। लड़की उसे पसंद आई थी। 1 साल पहले उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। उनके 2 मकान थे। एक ने उन माँ बेटी की अपनी रिहाइश थी और दूसरा किराए पर उठा रखा था। उस किराए से घर के अखराजात चल रहे थे। लड़की की माँ सिलाई का काम भी करती थी, जिससे कुछ आमदनी हो जाती थी। बात पक्की हो गई और फिर चंद ही रोज बाद शफात की शादी हो गई। शकीना बड़ी भाग्यवान साबित हुई। उसके आने के 3 महीने बाद फजल इलाही ने वो दुकान खरीद ली जिसमें वो कारोबार कर रहा था। और फिर सकीना ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया तो फजल इलाही खुशी से फूला नहीं समाता था। उसने पोते का नाम शार्क रखा। शार्क अपनी माँ से भी ज्यादा भाग्यवान साबित हुआ। वो भी 3 माह का ही था कि मकान का मालिक अमीर अली बीमार पड़ गया। पहले तो वो छोटे छोटे डॉक्टरों से इलाज करवाता रहा, लेकिन बीमारी थी कि बढ़ती ही गई। और मिलाकर जब उसने म्यू हॉस्पिटल जाकर मुआयना करवाया तो इंकशाफ हुआ कि ना सिर्फ जिगर में जख्म हो गया था, बल्कि एक गुर्दा भी नाकारा हो रहा था। अमीर अली अकेला आदमी था, उसे पैसे की हवस न थी। कनात पसंद आदमी था, कभी कुछ बचा कर नहीं रखा था। जो कुछ बचाया था वो बीमारी पर खर्च होने लगा और मिलाकर वो अंदूख्ता भी खत्म हो गया तो उसने फजल इलाही के हाथ वो मकान बेच दिया। फजल इलाही को वो मकान बहुत सस्ता मिल गया था। फजल इलाही ने वो मकान शफात के नाम ट्रांसफर करवा दिया और उसके चंद हफ्तों बाद फजल इलाही सड़क पार करते हुए डबल डेकर बस की जद में आकर शदीद जख्मी हो गया। उसे फौरन म्यू हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सका और 3 दिन बाद खालिक हकीकी से जा मिला। फजल इलाही के इंतकाल के बाद शफात अली उदास रहने लगा। उसकी बीवी सकीना हौसलामंद खातून थी, वो उसकी डायरेस बनाती रहती। शफात ने सन 65 वाली जंग में खौफनाक मनाजर देखे थे। सैकड़ों लोगों को खाको खून में लुटते देखा था। अपनी माँ, बहन और भाई की खून में लथपथ लाशें देखी थी। वो खुद भी जख्मी हुआ था और हकीकत तो ये थी कि उसका दिल जख्मियों से वाकिफ था। वक्त ने वो जख्म तो मंदमिल कर दिए थे, लेकिन अब बाप की मौत से दिल पर एक और जख्म आ गया था। ये ताज़ा जख्म कुछ अर्सा तक तकलीफ का बायस रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी मंदमिल होने लगा। सामने वाले पड़ोसी ज़हूर से अब भी उनके बड़े खुशगवार ताल्लुकात थे, लेकिन ज़हूर का पोता जो इन दिनों BA में ज़ेरे तालीम था कुछ मुख्तलिफ किस्म का इंसान था। इखलाक तो जैसे उसे छू कर ही गुजरा था। दूसरों से हमेशा उकड़ लहजे में और बदतमीजी से बात करता था। उसके बाप ने उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन दूसरों के पास कोई भी अच्छी चीज देखकर वो चलता था। शक्ल में भी वो बहुत बुरा था। गैंडे जैसा बेडोल जिस्म, तंग सी पेशानी और छोटी छोटी आंखें जिनमें मक्कारी सी झलकती रहती थी। तोते जैसी खमीदा नाक और पीले दांत, जैसे उसने दांतों की कभी सफाई ही न थी हो। न जाने क्या बात थी कि शफात अली और उसके घर वालों से वो जलने लगा था। उनसे कभी उसने सीधे मुंह बात न की थी, कभी सलाम तक नहीं लिया था और महल्ले के दूसरे लोगों से भी उसका रवैया ऐसा ही था और ये उसकी फितरत के ऐन मुताबिक था। फजल इलाही ने जब यह मकान खरीदा तो सलमान के बाप ने बड़े खुलूस से उसे मुबारकबाद दी, लेकिन सलमान ने बड़ी नापसंदीदगी का इजहार किया था। फजल इलाही के इंतकाल के बाद तो वो शफात अली का जैसे दुश्मन हो गया था। शकीना एक समझदार और सलीकामंद लड़की थी, उसने घर संभाल दिया, लेकिन फजल इलाही के इंतकाल के बाद वो कुछ बीमार सी रहने लगी थी। शफात अली ने शकीना और शार की देखभाल और घराने के काम काज के लिए एक औरत रख ली। मरियम नामी उस औरत का घर तीसरी गली में था। उसका शोहर तांगा चलाता था और वो खुद घरों में काम करती थी। वो उम्र में शकीना से 2-3 साल बड़ी थी और उसका बेटा पैदाइश के चंद माह बाद इंतकाल कर गया था और अब अरसा से उसकी गोद खाली थी। शायद यही वजह थी कि वो शार्क पर ज्यादा तवज्जो देने लगी थी। शार्क भी उससे बहुत ज्यादा मानूस हो गया था। मरियम को अगरचे जुज वक्ती तौर पर मुलाजम रखा गया था, मगर सकीना और शार्क से कुछ ऐसा लगाव हुआ कि उसने दूसरे घरों का
काम ही छोड़ दिया और ज्यादा वक्त इसी घर में गुजारने लगी। वो रात को भी घर देर से जाती और कभी तो रात भी यहीं गुजार देती। तकरीबन 2 साल बाद मरियम ने भी एक बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम रतिया रखा गया। रविया के पैदाइश के चंद रोज बाद उसका बाप लक्ष्मी चौक पर एक हादसे में हलाक हो गया। उस वक्त उसके तांगे में सवारियां भरी हुई थी। वो तांगा लेकर निस्बत रोड से बेंगलुरु रोड की तरफ जाने के लिए लक्ष्मी चौक पर मुड़ा ही था कि एक तेज रफ्तार ओमनी बस ने तांगे को कुचल दिया। रविया का बाप और तांगे की 2 सवारियां तो फौरन ही जान भाग हो गई थी और बाकी 4 अफराद, जिनमें 2 औरतें भी शामिल थी, शरीर जख्मी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। मोहल्ले वालों ने मरियम से सिर्फ इतनी हमदर्दी की कि उसके चोर का जनाजा उठाकर ले गए थे। 4 रोज तक मोहल्ले वालों की तरफ से हमदर्दाना ख्यालात का इजहार होता रहा और फिर लोग उसे वो भूल गए, मगर सकीना और शफात उसे नहीं भूले थे। सकीना और शफात ने मरियम को मशवरा दिया था कि वो अपना मकान छोड़कर उनके घर मुंतकिल हो जाए, लेकिन वो अपना घर छोड़ने को तैयार ना थी। लेकिन बहरहाल उसके तमाम इखराजात शफात ही बर्दाश्त कर रहा था। शाइक और रदिया की परवरिश एक साथ होती रही। शफात जो चीज अपने बेटे के लिए लाता वही चीज रतिया के लिए भी लेकर आता। उन दोनों मियाँ बीवी ने मरियम को कभी किसी चीज की महरूमी का एहसास नहीं होने दिया था। उनकी जिंदगी बड़े इत्मीनान और सुकून से गुजर रही थी, लेकिन यूं लगता था जैसे वक्त को उनकी खुशियां पसंद ना हो। उनके सामने वाले घर में रहने वाले ज़हूर का भी इंतकाल हो चुका था। सलमान वकालत का इम्तिहान पास करने के बाद जिला कचहरी में प्रैक्टिस शुरू कर चुका था। कुछ अरसा तक वो एक सीनियर वकील के साथ अटैच रहा, फिर उसने इंडिपेंडेंट होकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसने कचहरी के आते ने एक फट्टा भी ले लिया था जहां एक बेज कुर्सी लगा दी गई थी। सलमान नायत कमीना फितरत आदमी था। किसी के साथ भलाई करना तो उसने सीखा ही ना था। अलबत्ता अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हर वक्त रहता था। वैसे तो उसकी प्रैक्टिस बराए नाम ही चलती थी, लेकिन जाली दस्तावेजात की तैयारी के सिलसिले में वो खासी शहरत हासिल कर चुका था। उसके पास ज्यादातर ऐसे ही लोग आते थे जो जालसाजी से अपना काम करवाना चाहते थे। सलमान को शफात अली से भी बड़ी पुरखाश थी। जब यह मकान फजल इलाही ने अमीर अली से खरीदा था तो उसके सीने पर सांप लूट कर रह गए थे। उसे तो इस बात का भी दुख था कि इतना बड़ा मकान अमीर अली के बाप को क्लेम में कैसे मिल गया था, और अब सलमान को उनके खिलाफ कुछ करने का मौका मिल गया था। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था और वो खुद भी वकील बनकर जाली दस्तावेजात की तैयारी में महारत हासिल कर चुका था। सलमान ने मुतल्लिका महकमे को यह दरख्वास्त दे दी कि अमीर अली के बाप ने झूठा क्लेम दाखिल करके ये मकान हासिल किया था, जो बाद में फजल इलाही ने शफात अली के नाम ऊने पूने खरीद लिया था। उस दरख्वास्त में उसने ये भी दावा किया था कि यह मकान दरअसल उसके खानदान की मलकियत है। उसकी दरख्वास्त के मुताबिक अरसा पहले उसका अपना मकान और शफात वाला मकान दरअसल एक ही मकान था, लेकिन उस तरफ गली निकालने के लिए उस मकान को तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। शफात वाले मकान का हिस्सा मुख्तलिफ लोगों को किराए पर दिया जाता रहा था। आखिर में एक हिंदू किराएदार था जो सन 47 के फसादात के दौरान हिंदुस्तान चला गया था और उस मकान पर अमीर अली के बाप ने कब्जा कर लिया था और झूठा क्लेम दाखिल करके उसे अपने नाम अलॉट करवा लिया था। सलमान ने अपने दावे के सबूत में कुछ दस्तावेजात भी पेश की थी जो जाहिर है जाली थी। केस तवील अरसा तक अदालत में चलता रहा और बिलाकर फैसला शफात के हक में हुआ। अदालत के उस फैसले पर सलमान तिल मिला उठा। उसने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी और इस तरह यह केस दोबारा शुरू हो गया। सलमान ने मुतल्लिका महकमा के बददियानत आदमियों से मिलकर उस मकान की मलकियत के बारे में कुछ रद्दोबदल करवा लिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सलमान की रामजदगी से केस में पेचीदगी पैदा होती चली गई और इस तरह यह सीधा साधा मामला उलझनों का शिकार होकर बरसों पर मुहित होता चला गया। शफात अली का बेटा शाल्क 12 साल का हो चुका था। वो सुर्ख और सफेद रंग का गोल मटोल प्यारा सा बच्चा था। वजाहत के साथ खुदा ने उसे जानत भी खूब दी थी। पढ़ने लिखने में उसे बड़ी दिलचस्पी थी। उम्र के लिहाज से उसे 6ठी क्लास में होना चाहिए था, लेकिन उसने 2 मरतबा डबल प्रमोशन ली थी और अब 8वीं क्लास में था। पढ़ाई के अलावा वो बाप के कारोबार में भी खासा मददगार साबित हो रहा था। वह स्कूल से छुट्टी करके आता तो सबसे पहले घर में बैठकर अपना होमवर्क करता, फिर दुकान पर चला जाता। दुकान से वापस आने के बाद शाल कुछ देर आराम करता और फिर पढ़ने के लिए बैठ जाता। सकीना भी मैट्रिक पास थी। वो भी बेटे की पढ़ाई में दिलचस्पी लेती और फारिग वक्त में उसे पढ़ाती रहती। मरियम की बेटी रजिया 10 साल की हो चुकी थी। वो 5वीं क्लास में थी। शाम को वो भी शार के साथ बैठकर पढ़ती रहती। वो सर्दियों का मौसम था, बारिशें शुरू होने वाली थी। लोग अपने अपने मकानों की छतों वगैरह की मुरम्मत करवा रहे थे ताकि बारिश में मकान को नुकसान ना पहुंच सके। करीम शहर के मकानात सर्दियों पुराने थे
कुछ लोगों ने तो पुराने मकान तुड़वा कर उनकी जगह नए मकान बनवा लिए थे, लेकिन 80% मकान अब भी ऐसे थे जिन्हें आसार कदीमा में शुमार किया जा सकता था।